प्यारे बच्चों नमस्कार। इसके बाद हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में ही प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम विरोध उत्तर विधि लगा देंगे, यानी मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं और परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, समझ चुके हैं। तो √5 को P/Q के बराबर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसके लिए हम √5 हैं जो इनके बराबर में P/Q लिख लेंगे, या फिर इस साइड भी लिख सकते हैं P/Q बात बराबर है। तो √5 के बराबर में क्या लिख लेंगे P/Q, और यहाँ अपन कारण दे देंगे जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। ये कारण लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जब कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है और P और Q सहअभाज्य हैं और Q बराबर नहीं है 0। अब सहअभाज्य क्या होती है? जैसे एक संख्या होती है 5/7, ये सहअभाज्य है, क्योंकि सहअभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे। ये 5 और 5/7 ये किसी से नहीं कटेंगे, 5 5 ही से कटेंगे, 7 7 ही से कटेंगे, तो ये सहअभाज्य होती है। तो इसका मतलब इसमें P और Q सहअभाज्य है, मतलब P किसी से नहीं कटेंगे और Q भी किसी से नहीं कटेंगे, तो फिर ये परिमेय संख्या है। और अगर इस सिद्ध करने का मतलब ये है कि आगे जाके अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो अगर P और Q किसी भी संख्या से कट जाते हैं तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर वो परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे करेंगे। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है। तो जो भी एक साइड करते हैं तो वो दोनों साइड करना पड़ता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अब देखिए √5 इसका वर्ग कर लेते हैं और P/Q इसका भी वर्ग कर लेते हैं। तो अब जब √5 पे घात तो है, इसका मतलब √5 गुणा √5, तो √5 का गुणा √5 में होगा, तो हम जानते हैं क्या 5 बार आ जाएगा। और ये 2 की घात पूरे कोष्ठक पे है, इसका मतलब P पर भी 2 की घात है और Q पर भी 2 की घात है, दोनों पर 2 की घात है। तो फिर अब आगे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ अपन 1 मान सकते हैं। अब कैंची गुणा कर देंगे तो 5 का Q² में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5Q², और 1 का P में करेंगे तो फिर P², एकम P² ही आएगा। अब मान के चलो अगर Q² का मान ज्ञात करना है तो 5 को बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा। तो 5 बराबर के उस साइड जाएंगे तो P² के बटे में आ जाएंगे। अब देखिए तो यहाँ एक भाषा लिखेंगे अपन, तो देखिए
यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे 3 का वर्ग, अगर 3 का वर्ग 3 से विभाजित है, यानी 3 का वर्ग कितना आएगा 9, तो 9 में 3 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 3 में भी भाग जाएगा। मतलब 3 का वर्ग अगर 3 से विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। जैसे 20 का वर्ग 20 स्क्वायर बटे 2। अब 20 का वर्ग कितना आएगा 400, और 400 में 2 का भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है जब 20 का वर्ग 2 से विभाजित है तो 20 भी 2 से विभाजित होगा, ये निश्चित होता है, क्योंकि 20 का वर्ग 400 है और 400 में 2 का भाग जाएगा, तो 20 में भी 2 का भाग जाना चाहिए। उसी प्रकार इसमें जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे 20 का वर्ग 2 से विभाजित है तो 20 भी 2 से विभाजित होगा। तब 20 के गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 आ ही आएगा। ज़्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो आएगा ही। जैसे 20 के गुणनखंड निकालेंगे तो 20 के गुणनखंड होते हैं, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5, तो एक बार तो आए, 2 बार आए, लेकिन एक बार तो कम से कम आएंगे ही। यानी जिससे वो 20 कट जाएगी उसमें कम से कम एक बार तो वो संख्या आएगी ही। अगर इसमें पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब पी का एक गुणनखंड 5 होगा। और भी गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 20 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 है, तो एक बार 2 तो आएगा है। और अन्य गुणनखंड भी आ सकती हैं, 5 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ सकती हैं। तो इसमें भी अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो पी का एक गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ पर पी के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो देखिए पी बराबर 5। अब उसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं, तो उसे एम नाम दे सकते हैं। एम क्या है? अन्य गुणनखंड। ये 5 तो एक गुणनखंड आ गया, एम अन्य गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे अपन, और इसको स्थिति 1 बना देंगे। स्थिति 1। अब देखिए ये P का मान आ गया 5m। अब P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए P का मान 5 है, वो समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए 5 क्यू स्क्वायर जैसे कि तैसे, बराबर लगाए तो बराबर, और P की जगह क्या रखना है 5m। जब P पे 2 की घात है तो P के मान पे भी 2 की घात होगी। तो 5 क्यू स्क्वायर जैसे कि तैसे। अब 5m को 2 बार गुणा करना है, यानी 2 बार लिखना है। देखिए 5m गुणा 5m, संख्या का संख्या से गुणा होगा, 5m 25, m का m से होगा m स्क्वायर, तो गुणनफल आएगा 25m स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 25m स्क्वायर। अब देखिए मान के चलो अगर 25m स्क्वायर है, m स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो 25 को बराबर के इस साइड भेजेंगे, 25 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो 5q के बटे में आ जाएंगे। यहाँ अपना बच जाएगा m स्क्वायर। अब देखिए काट देंगे, 5 एकम 5 और 5m 25, तो 1 का गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर में तो क्यू स्क्वायर ही आएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे 5, यहाँ बराबर में m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी वही प्रक्रिया रहेगी, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो फिर क्यू भी 5 से विभाजित होगा। चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ये स्थिति 2 बन गई। अब देखिए आप, तो यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ यानी क्यू भी 5 से विभाजित है, मतलब क्यू में 5 का भाग जा रहा है। और स्थिति 1 देखते हैं तो उसमें भी P में भी 5 का भाग जा रहा है, मतलब P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है।
तो हमने सबसे ऊपर क्या लिखा था कि P और Q सहअभाज्य है, और सहअभाज्य का मतलब हमने समझाया है कि इसमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए जब वो परमेय संख्या है। अगर वो किसी से कटती है तो परमेय संख्या नहीं है, और जब परमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या। तो जब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पे P और Q सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि भाग जा रहा है 5 का, तो ये परमेय संख्या नहीं है। और जब परमेय संख्या नहीं है तो क्या कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो अतः स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो चुका है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसका स्क्रीन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये पहला, इसके बाद ये दूसरा, और इसके बाद ये तीसरा। थैंक यू।